गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हो? पूरे आपके सब्जेक्ट के बन गए होंगे सारे वीडियोस दिए, जो सारे प्रश्न उत्तर आपने लिख लिए होंगे। अब आपके क्या है, मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री के अंदर पेडागोजी में हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री के अंदर आपका थोड़ा बहुत कोर्स तो पाठ्यक्रम वाला तो आपको कॉमन क्लास में समझा दिया गया है, लेकिन अब मैं आपको जो जो कॉमन क्लास में नहीं समझाया है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके वापस पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ मैसेज डाल सकते हो तो मैं आपको उस वीडियो को वापस समझा सकूँगी। इसके अलावा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है हिस्ट्री का, वह आपको करके बताना है। अब जैसे है ना, पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्थाएं वगैरह, ये तो आपको काफ़ी कुछ पहले कॉमन क्लास में बता चुके हैं। अब जो जो आपको कॉमन क्लास में नहीं बताया है वो मैं आपको अभी हिस्ट्री की अलग क्लास लेकर के आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के उपागम। ये आपके उपागम है जो कॉमन क्लास में नहीं बताए गए हैं। उसके अंदर है सबसे, जैसे ये उपागम का क्या मतलब होता है, जैसे विद्यालय में एक अरुचिप्रद विषय के रूप में इतिहास का प्रारंभ हुआ था। अतः व्यक्तियों का प्रयास यही रहा है कि कैसे इसे इंटरेस्टिंग और छात्रों की समझ में आने योग्य बनाया जाए, यानी छात्रों को इसके मतलब इसको समझ में आ जाए और इनको रुचिपूर्वक बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। यही प्रयास यही रहा है कि कैसे इसे रुचिप्रद और छात्रों की समझ में आने योग्य बनाया जाए। 1676 में यह प्रयास किया गया कि ऐसे कैसे 8 वर्षीय छात्रों को समझाने में आने योग्य एक रुचिप्रद विषय बनाया जाए। उन्होंने जिन तथ्यों को खोज निकाला उसके अंतर्गत उसने ज्ञात किया कि यदि यह तथ्य छात्र के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हो तो यह उपलब्धि हो सकती है। शिक्षा शास्त्री रूसो ने भी यही बात खोज निकाली कि रूसो ने सामाजिक अध्ययन में इतिहास पढ़ाने का विचार प्रस्तुत किया। इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए प्राप्त सामग्री को बताया निम्न उपागमों के द्वारा बताया गया है। जैसे पहला है एक समान केंद्रीय उपागम, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा रही हूँ। फिर एक कालक्रमिक उपागम, फिर नेक्स्ट है क्रियानुसार उपागम, फिर परावर्तन उपागम और जीवन गाथा उपागम और सांस्कृतिक एवं युग सिद्धांत उपागम, और नेक्स्ट लास्ट है विकास की दशा का उपागम। अब फर्स्ट है आपके सामने एक समान केंद्रीय उपागम। इस प्रवृत्ति के जन्मदाता पेस्टोलॉजी है। उनका विचार है कि इतिहास शिक्षण के द्वारा समाज को पुनर्जीवन दिया जा सकता है। इस उपागम के अनुसार संपूर्ण इतिहास को एक समान केंद्र के वृत्तों की लड़ी के रूप में रखा जाता है। हमारे देश में व्यवहारिक रूप में इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट दिया जाता है।
हमारे शिक्षा बोर्ड ने प्रथम 3 वर्षों 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में संपूर्ण भारतीय इतिहास की रूपरेखाएं निर्धारित कर दी है। फिर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में इतिहास की सामग्री का विस्तार के साथ लागू किया गया। उच्च स्तर पर इतिहास की विस्तारमय एवं गंभीर अध्यापन कराने का प्रावधान है। इतिहास के शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन कालक्रम उपागम के उपरांत सकेंद्रीय उपागम द्वारा आया है। सकेंद्रीय उपागम का विचार इतना पसंद किया गया कि धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में इसका एवं संगठन में भारी अंतर है। इस उपागम का मूल विचार है कि छात्र ज्ञान के आयामों के केंद्र में किंतु उसे उतना ही अध्ययन के लिए दिया जाए जितनी दूरी तक वह अपने चारों ओर देख सके। इसकी मान्यता है कि छात्र अपने विकास के साथ साथ ज्ञान के दूरस्थ आयाम देख सकता है। अतः इसके विकास के साथ इन ज्ञान चक्रों को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। यह पेस्टोलॉजी ने इस विधि का प्रतिपादन शिक्षा के लिए किया था। धीरे धीरे यह इतिहास के लिए उपयोगी बन गया, उसे अपना लिया गया। इस विधि का सिद्धांत यही है कि छात्र के विकास क्रम के साथ साथ ज्ञान के वृत्तों का विस्तार किया जाना चाहिए। पेस्टोलॉजी का मत था कि छात्र ज्ञान के आयामों के बीच एक प्राणवान तथा सजीव व्यक्ति है। जिस प्रकार हम लोग समतल से जितना ऊंचा उठते जाएंगे उतना ही दूर दूर का दृश्य और अधिक स्पष्ट हो उठेगा, वैसे ही छात्र के विकास क्रम में भी उसने सामने देखने का प्रयास किया। छात्र अपने मानसिक स्तर के अनुसार क्रमशः अपने चारों ओर के ज्ञात वृत्त की दूर दूर की सीमाएं देखना प्रारंभ किया, जहाँ की पहले वह केवल बहुत सामान्य बातों को देख सकता था। यह समझ सकता था कि वहाँ मानसिक विकास होने पर वह उसी ज्ञान के विस्तृत वृत्तों को भी भली प्रकार समझ सकता है। अतः आवश्यक है कि हम छात्रों में बौद्धिक विकास के अनुपात में इन ज्ञान के वृत्तों को आगे बढ़ाते रहें। इस तरीके से इसके फलस्वरूप यूरोप में इसका व्यापक प्रसार हुआ। मतलब एक समान केंद्रीय उपागम, ये सब यूरोप में भी इसका व्यापक प्रभाव हुआ, जर्मनी में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, और इस तरह से इसने एक साथ मतलब उपागम को चालू करने का प्रयास किया। इसलिए ये कालांतर में अपनी सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है कालक्रमिक उपागम। तब से इतिहास को कालक्रमिक उपागम के अंदर समय के साथ, समय जैसे जैसे चलता रहता है उसका उसी टाइम क्या क्या होता है उसके बारे में इतिहास के अंदर बताया गया है। कालक्रम उपागम को इतिहास में परिचर्या का स्थान मिला है। तब से इसको एक प्रकार से कालक्रम के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के रूप में
स्वीकार किया गया है। अतः कालक्रम इसका विशिष्ट उपागम है और चूंकि कालक्रम के आधार पर ही विद्यालयों में इसे प्रारंभ किया गया है, इसलिए सहज ही प्राचीन काल का इतिहास प्रारंभिक कक्षाओं में और उसके बाद का इतिहास बाद वाली कक्षाओं में पढ़ाया गया। जैसे प्राइमरी सेक्शन में है तो प्राचीन काल का इतिहास उन बच्चों को पढ़ाया गया कि क्या है उनके समझ में आता, और उसके बाद का इतिहास माध्यमिक क्लासों में या उच्च माध्यमिक क्लासों में पढ़ाया गया है कि बच्चे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे छोटे से बड़े आगे चलते जाएं। कक्षा में यह कालक्रम का संगठन एक प्रकार से वर्गीकरण का आधार बन गया कि प्रारंभिक कक्षाओं में प्राचीन इतिहास और आगे की कक्षाओं में बाद का इतिहास पढ़ाया जाए। किंतु अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति प्रकट की कि प्राचीन काल का इतिहास प्रारंभिक कक्षाओं में क्यों प्रारंभ किया जाए और छात्रों के लिए निकटतम युग के इतिहास को इतनी लंबी अवधि के लिए क्यों टाला जाए। इस कालक्रम का वाला पद्धति में सुझाव हेतु कामेनियस ने इस प्रकरण का सुझाव दिया कि यह सुझाव दिया कि स्थानीय समुदाय के इतिहास को प्राथमिकता दी जाए, यानी छोटी कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं स्थानीय इतिहास है उसको पहले बताया जाए। इस उपागम को भी सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने प्रयुक्त की थी। रूसो का कथन था, शिक्षा अवस्था रुचि और प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए, इसलिए इतिहास को विभिन्न स्तरों पर बांटने का सुझाव दिया है। यदि पाठ्यक्रम का निर्धारण इस उपागम के आधार पर करें तो उसको प्रत्येक स्तर पर करके काल की इतिहास रखना पड़ेगा। जैसे भारतीय इतिहास के स्तरों को विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे कक्षा 6 के लिए प्राचीन काल का इतिहास और कक्षा 7 के लिए राजपूत काल का इतिहास, कक्षा 8 के लिए मुगल कालीन इतिहास, 9 के लिए ब्रिटिश काल का और कक्षा 10 के लिए आधुनिक काल। इस तरीके से सारे कालों को अलग अलग क्लासों में बांट दिया गया है, जिससे बच्चे क्या छोटी क्लास में पढ़ते आएंगे, प्राचीन समय से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्लास में जाएंगे तो उसके आगे का उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उनका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाएगा। इस तरीके से ये उपागम कालक्रमिक नाम से ही पता लग रहा है कि समय के अनुसार बदलता है। दोनों उपागमों में कुछ न कुछ कमियां हैं। इन दोनों उपागमों का समन्वय कर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो पाठ्यक्रम लाभोपयोगी सिद्ध होगा। अब इसके अंदर देखिए प्रारंभिक स्तर में अपन कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रारंभिक स्तर पर छात्र कहानी सुनना पसंद करते हैं। छोटी क्लास के बच्चे क्या कहानी सुन करके या फिर हम उनको चित्र दिखा देते हैं या फिर उनको कोई रोचक प्रसंग सुना देंगे तो बच्चे क्या उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ऐसी कहानियाँ का चुनाव करते समय कालक्रम का ध्यान रखना चाहिए। अगर जो भी काम आप बच्चों को स्तर के अनुसार समझा रहे तो उस टाइम समय का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय बच्चा ये कहानी समझ पाएगा या नहीं। जैसे माध्यमिक स्तर, इस स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व पाठ्यक्रमों की इसमें पुनरावृत्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 6ठी कक्षा में प्राचीन भारत का इतिहास, 7वीं कक्षा में मध्यकालीन तथा कक्षा 8 में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाना चाहिए। जैसे ये बच्चे हैं ना इसको समझ सकें,
कि प्राचीन में क्या था और उसमें मध्यकाल में क्या हुआ और आज के इतिहास में क्या हो रहा है, ये बच्चे समझ सकें। अब ये उच्च माध्यमिक स्तर पर कैसे पढ़ाना चाहिए, इस स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पाठ्यक्रम को 3 वर्ष के लिए लागू किया जाए। इसमें एक सामान्य केंद्र विधि को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस योजना से पाठों की पुनरावृत्ति हो जाती है। यानी जो 6, 7 और 8 में जिन बच्चों को अपन ने जो पाठ पढ़ाया है वह फिर 9वीं 10वीं और 8वीं 9वीं 10वीं में इसको वापस रिपीट किया जाए, 3 साल में वापस इसको रिपीट किया जाए, जिससे क्या पुरानी जो बातें जिनको समझाई है उसकी पुनरावृत्ति हो जाए और बच्चे अच्छी तरह इसको समझ लें। अब थर्ड पॉइंट आता है आपको विषयानुसार उपागम। विषय के अनुसार क्या क्या उपागम होता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार टॉपिक इसको अप्रोच क्या होता है। इसमें इस उपागम में समस्त इतिहास को विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है। इसे प्रकरण विधि के नाम से भी पुकारते हैं। विश्व इतिहास प्रकरण के उदाहरण निम्नलिखित प्रकार के हैं। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, आर्यों का आगमन, स्वतंत्र भारत का इतिहास। इस प्रकार व्यक्ति विशेष जब किसी प्रकार का किसी रूप में तथा किसी विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को प्रकरण के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण लिंकन, गांधी, कार्ल मार्क्स, औरंगजेब, डलहौजी आदि। कालक्रम विधि तथा समकेंद्री प्रणाली के दोषों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी भी विषय के शिक्षण को रोचक एवं उपयोगी बनाना है तो उसे उन प्रकरणों के आधार पर पढ़ाना चाहिए जिनको छात्र देख एवं समझ सके। यानी जो भी प्रकरण आप पढ़ा रहे हो तो उन बच्चों को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वह पूरा ध्यान वो बच्चे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। विशेषकर जिन प्रकरणों में रुचि इंटरेस्ट होता है उन्हीं बच्चों को बताया जाना चाहिए। फिर यथा पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति तथा स्वतंत्रता संग्राम आदि। ये औद्योगिक क्रांति हुई जब रूस में, तब आपने देखा होगा कि कितना प्रचार प्रसार हुआ और उसके अंदर क्या क्या आया था। और पुनर्जागरण, जब भारत में वापस पुनर्जागरण का अंग्रेज आए थे और उनको भगाने के लिए सबों ने आंदोलन किए थे, उसके बारे में उनको समझ में आना चाहिए। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर उद्योग धंधे ख़त्म हो गए, हाथ से नहीं हो गए, मशीनों से चालू हो गए, जिससे क्या कि यहाँ के लोग बिल्कुल बेकार हो गए थे और खाने के लिए भी उनको मुश्किल पड़ गई थी। तो इसलिए औद्योगिक क्रांति तथा स्वतंत्रता संग्राम आदि इन सब की घटनाओं को अच्छी तरह से बताना और उसके बारे में लिखना। आवश्यकता इस तथ्य की है कि हम इतिहास को विभिन्न सजातीय प्रकरणों में विभाजित करें। जितनी दक्षता से इन प्रकरणों का निर्माण किया जाएगा और उतने ही मतलब सरलता से उसी ही सरलता से उन्हें सुगम बनाया जा सकता है। इसकी एक विधि यह भी हो सकती है कि पहले वर्ष में छात्रों को परिवार के बारे में
दूसरे वर्ष में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में तथा तीसरे वर्ष में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाए। अब जैसे बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं ना, तो फर्स्ट जैसे 8th 9th 10th, तो 8th वाले बच्चों को प्राथमिक रूप की सारी शिक्षाएं दी जाए कि हिस्ट्री क्या था, हिस्ट्री में क्या होता था उस समय। और उसके बाद में बड़ी 9th क्लास के अंदर उससे पहले के जीवन के बारे में विधियाँ आदि बताई जाए। दूसरे वर्ष में सामाजिक जीवन के बारे में बताया जाए और उसके पक्षों के बारे में बताया जाए। और जब तीसरा वर्ष आता है तब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाए, यानी उस टाइम की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ाया जाए। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। यूनिट सारे पढ़ा दिए और उनको एक अक्षर भी समझ में नहीं आया, लेकिन बताना चाहिए कि उस टाइम क्या क्या घटनाएं हुई और उन घटनाओं से उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूरा अच्छी तरह से उनको बताना चाहिए और ऐसा पढ़ाना चाहिए और ऐसा ही इनके पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। और उसकी व्यवस्था में पूरी सब बच्चों का दिमाग के बारे में सोच करके पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। और घटनाओं पूर्व पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। यदि प्रकरण विधि के अंतर्गत हमने प्रकरणों का इस प्रकार चयन किया कि उनसे ऐसा प्रतीत हो कि वे एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होए, तो उससे सही अवबोध के स्थान पर गलत अवबोध का निर्माण हो जाए। यूनिक आप सही करते करते गलत बना दिए जाए, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आए। उसके बाद है परावर्तन उपागम। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन मतलब कि क्या होता है, उल्टा घुमा देना, रिवर्स कर देना। परावर्तन उपागम, उसके अंदर एक इतिहास के वर्तमान का अतीत से संबंध है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जो यह स्पष्ट करता है कि आज के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण क्या है। यानी यह इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अंदर बच्चों को वर्तमान समय में राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक कैसी परिस्थितियाँ चल रही है, उसके क्या कारण है, उनके बारे में बताया जा रहा है और वो अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आना। जैसे आज अपन देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, ये अपने इतिहास के अंदर बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इस घटना को अगर अभी से अपन ने लिख लिया है, उसके बारे में बताया गया है, तो भविष्य में जब अगर अपन नहीं भी रहे तो अपने जो बच्चे होंगे, जो भी पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि इस तरह से यहाँ पूरे विश्व के अंदर इस तरह से ये कोरोना वायरस फैला था और कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसका कोई इलाज नहीं मिला था। तो इसलिए इससे पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा। ये इतिहास में प्राथमिकता वर्तमान को देती है, द्वितीय स्थान पर अतीत को देती है। यानी इतिहास के अंदर प्रथम सबसे पहले अभी जो क्या हो रहा है उसके बारे में, जैसे मैंने आपको भी बताया, स्वच्छता का ध्यान दिया गया है भारत के अंदर, और इसके अलावा कोरोना को किस तरह से हराने की प्रयास किए गए हैं, इस तरह से इसको बताया गया है। तो फिर एक द्वितीय स्थान अतीत को दिया जाता है, यानी जो बीता हुआ है उसको दिया जाता है कि आपने पास में क्या हुआ था और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उसको बच्चों को समझाया जाता है। इतिहास शिक्षण के समय वर्तमान और अतीत की घटनाओं में सामंजस्य रखना चाहिए। जैसे इतिहास में क्या है कि वर्तमान की घटनाओं को और
प्राचीन जो बीती हुई घटनाएं, उन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और इसको अपन कैसे रोक सकते हैं। जैसे इस विधि को लंगर विधि या पेंडुलम विधि भी कहा जाता है। अगर ये विधि अपन अपनाते हैं तो लंगर यानी एक दूसरे से जुड़ के जाता है, पेंडुलम यानी चलता रहता है उसके साथ, विधि भी कहा जाता है। इसके अनुसार मध्य युग के बारे में शिक्षण करते समय, मध्य युग के बारे में शिक्षण करते समय उसका संबंध प्राचीन और आधुनिक इतिहास से देखा जाना चाहिए। अगर इसका बल दिया जाए तो इस इतिहास के बारे में प्राचीन समस्या को भी देखना चाहिए और अतीत के आधार पर भी समझाने का प्रयास करना चाहिए, यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी समझा दिया जाना चाहिए। यह विधि वर्गीकरण का आधार न होकर अध्यापन का एक उपागम है, यानी इसको बांटना नहीं है, ये पढ़ाने के लिए अलग अलग अंकों में उनको बताना है, पढ़ाना है उनको। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस विधि की आलोचना के रूप में कहा जाता है कि वर्तमान कोई साध्य नहीं है, यानी इस विधि के मतलब इसका विरोध करने के लिए आलोचना यानी इसकी मूल्यांकन करने के लिए बताया गया है कि वर्तमान में ये कोई साध्य नहीं है कि जिसके लिए अतीत एक साधन मात्र बन जाए, यानी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है वह भविष्य में साध्य बन जाए, साधन बन करके रह जाए, इस तरह से नहीं है। इसको ध्यान में रख करके आपको उसके बारे में बताना चाहिए। इतिहास का उद्देश्य काल विशेष में किस प्रकार का जीवन था, यानी समय, काल यानी समय, समय में किस प्रकार का उद्देश्य सामने आता है, उसका जीवन जब साधन मात्र मानना। इसके अतिरिक्त वर्तमान की समस्याओं पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना, यानी अभी जो विश्व में या जो समस्या सामने आ रहा है सबका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए कि जो भी समस्याएं सामने है वह सामने आ जाए और संपूर्ण रूप से बच्चों को उस समस्या से अवगत कराया जाए, क्योंकि अभी जो बच्चे छोटे होते हैं उनको जो समस्या अभी हो रही है वो समझ में नहीं आ रही है, वो तो एक मजाक से समझते हैं। लेकिन जब अगर अपन उनको अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होता है, या फिर ये जैसे अभी जो चल रहा है ये क्यों हो रहा है, तो किस प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या मतलब मानचित्र सामने आ गया है और क्या किसका विस्फोट हुआ था जो ये वायरस फैल गया है, इस वायरस से किस प्रकार से अहित हो रहा है, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, सांस में किस तरह से पहुंचा है, इस तरीके से वर्तमान समय पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन वो समझते हैं कि इनको असंगति नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी पूर्ण रूप से उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो समस्या आज विषय है कल समाप्त होने पर इसका कोई स्थान नहीं है। जो समस्या आज विषम है मतलब कठिन है, वह समस्या, उस समस्या को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। समस्या पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना असंगत, जो कि समस्या आज विषम एक कल समाप्त हो जाएगी, जो जैसे अभी जो घटनाएं घट रही है वह विषम है, लेकिन कल थोड़ा टाइम जब एक जैसी तो समस्या सामने नहीं आती है ना, ये समस्याएं अपन चाहो तो उसको बाद में समाप्त हो जाती है और इसका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अभी जितनी अपने को डर लग रहा है, कितना डरावना सीन अभी अपने सामने गुजर रहा है,
तो ये समस्या अभी है, लेकिन भविष्य में ये समस्या आपके सामने हो सकता है ख़त्म हो जाए। अपने जो बच्चे आएंगे, अपन तो ये सब समस्या समझ गए कि किस तरह की समस्या होगी है, लेकिन अपने जो बच्चे आएंगे वह ये समझेंगे कि हम किस प्रकार से ये क्या थी और वो भूल जाएंगे, इस घटना को भूल जाएंगे और फिर वही गलतियाँ बार बार करते जाएंगे। इसका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। फिर यह नहीं है कि समस्त समस्याओं की अथवा घटनाओं की जड़ अतीत में हो, यानी जो भी समस्याएं हैं वह भी अथवा घटना, जो भी घटनाएं आपके सामने है कि जड़ अतीत यानी बीते समय में विद्यमान हो। बहुत सी समस्याएं आज की भी हो सकती है, बहुत सी समस्याएं अपने सामने आज की भी हो सकती है कि किस प्रकार से अपने सामने जो समस्या आ रही है उसका समाधान भी हो सकेगा। और उसके समाधान के लिए वो क्या है कि वैज्ञानिक का आधार चालू हो गए। उसमें जो भी विज्ञान जो आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी है, वह सब उस समस्या को भगाने की, उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे आज भी देख रहे हैं कितने वैज्ञानिक कोई इस तरह से इंजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये वायरस खत्म हो जाए और विश्व में शांति हो जाए। अब आपके इतने समय से स्कूलें बंद है, जितना आप स्कूल में कॉलेज में आकर के पढ़ सकते हो उतना आपको घर में समझने की, जो जरा सा भी कुछ नहीं आता है तो फिर आपको बुरा लगने लग जाता है कि क्या हुआ, हम कैसे समझाएं और कैसे करें। इस तरीके से आपके हिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने आपको बताया है, इतिहास पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करने के विभिन्न उपागम। उसमें से आधे उपागम तो मैंने आज बताए और इसके आधे उपागम मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।